जी, स्वागत है आप सभी का। आप इस खास पेशकश में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट की बारीकियों की, और मेरे साथ बहुत ही खास पैनल है, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ मेरे दाहिने हैं इस वक्त वित्त सचिव और राजस्व सचिव देश के श्री अजय भूषण पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। उनके ठीक दाएं तरफ तुहिन कांता पांडे जी, सचिव डीपम, जिनके जिम्मेदारी है इस देश में विनिवेश की गाड़ी को आगे ले जाने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद डीडी स्टूडियो में आने के लिए, आपका स्वागत है। और मेरे बाएं डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। देश में जो भी खर्च होता है उसकी प्राथमिकता जो है वो यही तय कर रहे हैं। और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स तरुण बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पैनल इस वक्त तो टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं होगा, और वित्त मंत्रालय की ओर से आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करते हुए वित्त सचिव जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। बड़ी मुश्किल रही होगी बजट के नंबर्स को फाइनल करने में, बजट के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको फाइनल करने में। सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस हमें प्लीज़ बताएं। ये बजट मुझे लगता है कि बहुत ही अलग रहा होगा, जितने भी आपने बजट अभी तक देखे होंगे, तो उससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर मैं डिटेल्स पे आऊँगा। देखिए, हम लोग जिस कालावधि से हम लोग गुजरे हैं, पिछले खास करके 10 महीने पैंडमिक की स्थिति थी, और इस पीरियड में जब हम लोगों ने शुरू में लॉकडाउन किया, उसके बाद से धीरे धीरे रिलैक्स किया, जितने भी बिजनेसेस और लोगों के रोज़मर्रा की जो कार्रवाई है, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे अगस्त महीने से धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो गई, और इस बीच में सरकार के तरफ से कई मेजर्स उठाए गए, और आत्मनिर्भर पैकेज ला करके, जो कि कहा जाए तो एक तरह से एक मिनी बजट का एक्सरसाइज, जो कम से कम 4 मिनी बजट हम लोगों ने पेश किए। उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अभी ये जो बजट है, ये बजट जो है सो अगला हमारा क्या डायरेक्शन होगा, और इस दशक का ये पहला बजट है, और इस पैंडेमिक के बाद जो एक व्यवस्था जो उभरने वाली है, उस व्यवस्था को हम कैसे उसमें हम क्या क्या हमें करना चाहिए, उस सब चीज़ों को सोच करके ये पूरा इस बजट का लेकर के हम लोग आए हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय था कि हम ऐसा सब कुछ करें जिससे कि जो इस साल, अगला साल और उसके बाद से जो आने वाले जो कई साल हैं, उसमें उसकी छाप उसकी दिखे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार जैसे इस कठिन परिस्थिति में भी, जबकि हमारा रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रेन्ड था, उस परिस्थिति में भी जहाँ जहाँ हमें पैसे खर्च करने चाहिए, और क्वालिटी एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एसेट्स में जो एक्सपेंडिचर है, उन सब चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। अगले साल भी देखें कि हम लोगों ने वही ट्रेंड किया, लेकिन चूँकि अगले साल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल के तुलना में, क्योंकि हम एक देख रहे हैं रेवेन्यू साइड में भी हमें रिकवरी दिख रही है, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और उस कारण से जो हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है, इस साल हमारा अगर 9.5 है, तो अगले साल हम देख रहे हैं कि 6.8 तक हम इसको ले जाएंगे। लेकिन इसी प्रोसेस में कई रिफॉर्म्स की बात हम लोगों ने की है। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। उसी तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में 2 बैंक प्राइवेटाइज, IDBI के अलावा LIC का IPO, उसके बाद से एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बारे में बात की गई। उसी तरीके से टैक्सेशन स्ट्रक्चर में हर बार ये कई लोगों की अपेक्षा रहती है कि टैक्स अगर बजट आया तो इसमें जरूर जो टैक्स रेट में कुछ उतार चढ़ाव होनी चाहिए। हमें लगता है क्या कि हमें अब उस मानसिकता से थोड़ा सा उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि बजट का जो टाइम है, और हमें जो एक स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट रहनी चाहिए। वो पर्सनल इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमें ध्यान किस चीज़ पे देना चाहिए कि क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम कंप्लायंस बढ़ा सकते हैं, और बिना इस तरह के टैक्स के रेट में टिंकर किए हुए क्या हम अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्या कंप्लायंस बर्डन कम कर सकते हैं, क्या इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया आता हूं सर। लेकिन एक बड़ी राहत की बात कि सभी लोग ये डर रहे थे जो कि कोरोना के बाद कोई नया सेस, कोई नया टैक्स कम से कम उन पे आप लोगों ने नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, और इसीलिए जो शेयर बाजार है उसने भी काफ़ी ज़्यादा हमसब किया है। तरुण बजाज जी, अब मैं नंबर्स पे आता हूँ। बहुत सारे जो फौरी तौर पर रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं पूरे देश से, वो बता रहे हैं कि ये बड़ा क्रेडिबल बजट है, और नंबर्स बिल्कुल ही साफ गोई और पारदर्शिता के साथ रखे गए हैं। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप इन एस्टिमेट्स को लेकर के, और क्या वाकई ये अचीवेबल हैं टारगेट्स, चाहे वो आपके डेफिसिट के नंबर्स हों या फिर आपका जो नॉमिनल GDP के जो भी एजम्पशंस किए गए हैं? सर, आपने खुद ही कहा, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए यही है कि सभी कह रहे हैं कि नंबर्स बहुत क्रेडिबल हैं।
अगर आप देखें तो IMF ने बोला कि GDP ग्रोथ रियल रेट अगले वर्ष 11.5% होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो आपके साथ थोड़ी देर पहले थे उन्होंने 11% कहा। हमने नॉमिनल में 14.4% कहा है और अपने नंबर्स रेवेन्यू के और डेफिसिट के उसी हिसाब से हमने उसको आकलन किया है। तो मेरे विचार से ये नंबर्स बिल्कुल हमारे क्रेडिबल हैं और एक आक्षेप आपका हमेशा ये रहा भी है हम पर कि हमारे नंबर शायद कुछ ठीक नहीं रहते थे। तो इस बार मुझसे सभी जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया है कि इस बार हमें लगता है कि आपके नंबर्स जितने होने चाहिए थे उससे आपने थोड़ा कंजर्वेटिव रखा है। तो मैं इसको एक एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूं और आपको आश्वासन देना चाहूँगा, देश को आश्वासन देना चाहूँगा, मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारे नंबर क्रेडिबल हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जब साल ख़त्म होगा तो हम डेफिसिट के नंबर्स में थोड़ा सा कमती रखेंगे और रेवेन्यू के फिगर्स में थोड़ा हम ज़्यादा दिखाएंगे। Okay, Dr. Somanathan, your assessment about the increase in expenditure. We are looking at a huge increase in expenditure because we are investing more, we are spending more in order to boost growth. In terms of expenditure, are we also looking at quality of expenditure? Actually, if you see both in the revised estimates as well as in the budget estimates for next year, our stress has been on quality. If you look at this year, it was a very difficult year. A huge amount of money had to be spent on protecting the vulnerable and the poor through the Pradhan Mantri Garib Kalyan package and then the Atmanirbhar Bharat packages 1, 2 and 3. And this was money, for example, we had to spend an extra 1.33 lakh crores on food subsidy because we gave 25 kilograms of food grain free to 800 million people for 8 months. The world's largest free food program, I can say without exaggeration. We made transfers to Jan Dhan accounts for the poor. So all these pressures were there for welfare and protective expenditure. We also had a very difficult revenue situation in the first 6 months, which has substantially improved since then. In spite of all these constraints, we expect that this year we will exceed the target of capital expenditure of 4.12 lakh crores and that we will actually spend 4.39 lakh crores. So that is capital expenditure in a year like this when resources were constrained, when there were huge demands for subsidies and welfare expenditure. It was a conscious choice that the government took to make sure that we protect capital expenditure, which is productive, which enhances the future growth potential of the economy. Similarly, next year, we will see some easing of the requirements on subsidies and welfare expenditure. And that is why we have focused a large portion of the increased expenditure on capital. And we have given a 34.5% increase in capital expenditure, which to the best of my knowledge is the highest in this century, probably even from before that, in terms of increase in infrastructure expenditure. So that again is an attempt to maintain the quality of public expenditure so that growth rates are increased and the money is spent as productively as possible to create jobs, to create growth and to create an Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आपने ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्वालिटी अपने आप ही ये स्टेटमेंट ही अपने आप में है कि आप क्वालिटी एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं जब आप नए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं और उसमें रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये 34% का जो इंक्रीमेंट है मुझे लगता है कि इसकी भी चौतरफा तारीफ हो रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अब सेक्रेटरी दीपम श्री कांता जी के पास आना चाहूँगा। सर, डाइवर्समेंट को लेकर के थोड़ा सा हमें समझाइए कि सरकार की दिशा क्या है, सोच क्या है और भरोसा थोड़ा सा दिलाइए हमारे इन्वेस्टर्स को जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं बजट पेपर्स को पढ़ने के बाद। इस बजट में बहुत बड़ा बदलाव है, दिशा में बदलाव है और वो बदलाव माननीय वित्त मंत्री जी ने जो नई PSC पॉलिसी में किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें जो वो हमारी एक पहले सोच थी कि जो पब्लिक सेक्टर में चलता रहेगा, उस सोच से हटकर एक सोच बनी है कि कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जैसे 4 जो मेन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या एनर्जी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनमें बेयर मिनिमम प्रेजेंस सरकार रखे और बाकी का वो प्राइवेट सेक्टर को सुपुर्द करे। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन पे
जाया जा सकता है। तो एक ये पॉलिसी जो बहुत दिनों के बाद एक ये दिग्दर्शन नया आया है, और ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 years जब ये पॉलिसी हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चरल एक देश का बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेगा। तो ये इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं सर, इसको आत्मनिर्भर भारत से आप किस तरह से जोड़ रहे हैं वो थोड़ा सा समझाइए हमें। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस करें, अच्छी क्वालिटी की करें, अच्छे ग्रोथ हो, तरह तरह की कैपिटल हमारे देश में आए। उसका मतलब ये नहीं है आत्मनिर्भर ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में हो। भारत में जो कुछ हो रहा है, भारत में जो, जैसे आप वैक्सीन बनाया तो वैक्सीन तो हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने बनाया, तो मतलब वो आत्मनिर्भर भारत है कि हम अपने पे डिपेंडेंट हैं। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है उस पर हमें गर्व है, वो लार्जली प्राइवेट ड्रिवन है, नॉट पब्लिक सेक्टर ड्रिवन। तो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है वो भारत के अंदर हम सृजन करें, हम उत्पाद भी सृजन करें और उसके बाद हम उसमें एम्प्लॉयमेंट भी लाएं, श्रम सृजन करें। और ये जो तभी आ सकता है यदि हमारी उत्पादकता बढ़े, उसमें उसकी क्वालिटी बढ़े, उसमें ग्रोथ हो, और ये सब चीज़ों के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ज़रूरी है। इसका मतलब कि जो लोग जो प्रोडक्टिव ज़्यादा है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से जब वापस लाएंगे तो समझेंगे कि टैक्स को लेकर के ज़्यादा सरलीकरण क्यों फोकस किया है इस बजट ने और उसका असर क्या पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर और पूरे टैक्स इकोसिस्टम पर। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पैनल इस वक्त इस चैनल पे बना हुआ है। As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD News and DD India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, log on to ddnews.gov.in. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2021-22 पर और इस वक्त वित्त मंत्रालय के ऑलमोस्ट जो पूरी बजट टीम है उस वक्त हमारे साथ हैं। राजस्व सचिव जी के पास चलते हैं। सर, अगर टैक्स की पॉलिसी को देखा जाए तो आपने सरलीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया और ईमानदार टैक्स पेयर्स पे भरोसा दिखाना और साथ ही साथ और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना। तो अब ये क्या पॉलिसी जारी रहेगी जिस तरह से आपने कहा शुरुआत में?
देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या कस्टम्स हो, इन सब चीज़ों में हमने जो ध्यान दिया है कि टैक्स की व्यवस्था को काफ़ी सरल किया जाए और उससे जो हमें जो फ़ायदे अभी दिखने लगे। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, अगर पिछले साल का अगर हम कंपेयर करें कि जीएसटी जो हम पिछले साल कलेक्ट करते थे, उस साल के बाद कोई टैक्स रेट तो हमारा बढ़ा नहीं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से जितना हमें मिलना चाहिए था उतना तो हमें मिला है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा टैक्स हमें मिला है। वो कैसे मिला है? अब आप देखें कि पिछले साल अगर इसी जनवरी महीने का अगर या दिसंबर महीने का अगर कंपैरिजन करें तो करीब करीब हर महीने जीएसटी के करीब 72-73 लाख रिटर्न फाइल होते थे। इस महीने जो जनवरी में फाइल हुआ वो 90 लाख रिटर्न फाइल हुआ। तो वो कैसे फाइल हुआ? क्योंकि हमने व्यवस्था काफ़ी सरल कर दिया कि लोग SMS के बेसिस पे फाइल कर सकते थे, एक क्लिक का बटन दबा करके फाइल कर सकते थे, उनको अपना पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख जाता था, उसके बेसिस पे वो जितना उन्हें टैक्स क्रेडिट लेना चाहिए था उतना ही ले पाते थे, ना कम ना ज़्यादा। तो ये सब जब हमने व्यवस्था जब सरल की तो लोग अपने आप आगे आए, उन्होंने टैक्स रिटर्न भरा और इसी कारण से आप देखें कि पिछले 4 महीने से हर महीने करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ। शार्प इकोनॉमिक रिकवरी है, उसका भी फ़ायदा मिला हमें और सरलीकरण का भी हमें फ़ायदा मिला। उसी तरीके से अगर इनकम टैक्स में भी देखें तो इनकम टैक्स में भी हर क्षेत्र में, पर्सनल इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो, हम रिटर्न्स को प्रीफिल कर देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब आपने अपना रिटर्न फाइल किया होगा तो आपकी जो सैलरी की इनकम है वो प्रीफिल होकर के आ जाती है, जितना TDS आपका कलेक्ट हुआ वो भी प्रीफिल होकर आ जाती है। और जब इतना सारा जब प्रीफिल कर दिया तो बस आपको कुछ एक एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है। उसी तरह से कंपनियों का भी इस साल से हमने ये कहा कि उनके जो टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट के बेसिस पे उनके सब इन्फॉर्मेशन प्रीफिल आएंगे, जिससे कि कम से कम इन्फॉर्मेशन दे करके वो एक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एक तरफ से जहाँ तक एक सरलीकरण है, उसी तरीके से जो पहले इन्फॉर्मेशन असिमेट्री होती थी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और दिखाया, रिटर्न में कुछ और दिखाया, या जीएसटी के रिटर्न में कुछ और दिखाया, इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ और दिखाया, तो ये सब भी जो एक डिफरेंस और एक असिमेट्री के कारण जो कुछ लोग फ़ायदा उठाते थे वो भी अब उठा नहीं पाते हैं। तो सरलीकरण का एडवांटेज ये है कि जो ईमानदार जो करदाता है उसको फ़ायदा होता है, वो अपना आसानी से रिटर्न भर करके अपना टैक्स दे देता है। लेकिन जो फ्रिंज में है, जो कि चाहते हैं कि किसी तरीके से व्यवस्था से हट करके कुछ और तरीके से करें, तो उन पे एक रोक भी लगती है। इसी कारण से हमारा जो टैक्स कलेक्शन इफ़िशिएंसी है वो बढ़ा। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स में देखें कि इस कठिन परिस्थिति में भी, जबकि काफ़ी बिजनेसेस काफ़ी उन पर इम्पैक्ट हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का अगर जनवरी महीने तक का अगर हम देखें तो हमारा ग्रॉस कलेक्शन करीब 6.5% ही कम है। शुरू में तो ऐसा अंदाज लगाया गया था कि बहुत सारी कंपनियां लॉस में चली जाएंगी, हमें कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो कम हुआ है करीब 6.8% कम है। हम ये आशा करते हैं कि मार्च तक जो है सो और ये गैप और कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से कस्टम्स में भी काफ़ी हमने जो ये बदलाव किया। और इस बजट में आप देखें तो अब जैसे सीनियर सिटीजन है, 75 साल से ज़्यादा का उम्र है, उनको जो टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो कठिनाई होती थी, अगर सिर्फ उनका अगर पेंशन का इनकम है और उनको अपने फिक्स डिपॉजिट में अगर बैंक में कुछ पैसा इंटरेस्ट मिलता है, तो हमने ये कहा कि अब उनका पूरा का टैक्स वो बैंक ही काट लेगा TDS के तौर पर और उनको फिर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अब आप देखें कि एक जो हमने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो एक स्कीम कमेटी बनाई है, वो छोटे करदाता के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अब देखिए कि आज हमारे देश में करीब 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। हम अपना टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, अगले 2-3 साल में ये आंकड़ा 11-12 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अब अगर इतने लोग अगर टैक्स रिटर्न भरते हैं तो अगर उसके बाद से अगर उसमें कुछ अगर विवाद होता है, अगर उनका कुछ असेसमेंट होता है, उनका कुछ एडिशन होता है, तो आज की व्यवस्था जो है कि उनको एक अपील फाइल करना रहता था इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, उसके बाद से वो ट्राइब्यूनल पर। हमने ये कहा कि अगर 10 लाख रुपए तक का अगर एडिशन है तो वो एक लोक अदालत टाइप का, जिसमें कि डिपार्टमेंट के लोग नहीं रहेंगे, डिपार्टमेंट के बाहर के लोग रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, वो एक मीडिएशन कमेटी है। उस मीडिएशन कमेटी में जाकर के बता दें कि देखिए साहब, हमने ये रिटर्न भरा था, डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं हमें कुछ और टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वो डिपार्टमेंट सही कह रहा है कि हम सही कह रहे हैं। ये एक किसी एक विभागीय व्यवस्था में न जा करके एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से अगर उस तरह का एक मीडिएशन हम करें तो इसके कारण भी एक कंप्लायंस बर्डन में भी एक काफ़ी कम आता है। तीसरी बात कि पहले टैक्स रिटर्न 6 साल तक का पुराना खोला जा सकता था। अब बताएं कि हम अभी 2021 में हैं,
अगर आपसे अगर 2014 के बारे में अगर कुछ अगर ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पूछे तो आपको जरूर परेशानी होने वाली थी। लेकिन अब हमने ये कहा कि अब 3 साल तक का पुराना हम खोलेंगे, लेकिन अगर वही अगर जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स का अगर हेर फेर का अगर संदेह है, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो तो वो भी एक बड़े हायर लेवल पर अप्रूवल लेकर के ही उनको करना पड़ेगा। तो इस तरह के कई हमने जो है इस बदलाव किए हैं। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो मैंने बताया कि प्रीफिल के बारे में, अभी तक प्रीफिल आपका सैलरी का या आपका TDS का होता था। अब बैंक का इंटरेस्ट, अगर बैंक में अगर अकाउंट है तो बैंक से सीधे इन्फॉर्मेशन लेकर के कितना इंटरेस्ट मिला वो हम प्रीफिल कर देंगे। उसी तरीके से डिविडेंड कितना मिला या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, खास करके जो स्टॉक मार्केट के, वो सब इन्फॉर्मेशन अगर हम प्रीफिल कर देते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो रिटर्न भरना बड़ा आसान हो जाएगा, और दूसरा जो कुछ लोग ऐसे जो गलत फायदा उठाते थे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, बाहर में इंटरेस्ट मिला या कहीं डिविडेंड मिला या कहीं कैपिटल गेन हुआ, यहाँ ना बताएं, तो अब वो भी उसका भी कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो एक तरह से सिस्टम सिंप्लीफाई होगा और उसी तरह से हमारी कलेक्शन इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। So greater collection, more compliance, a more efficient and simple tax administration system. Secretary Deepam, I'll come to you on the disinvestment target that has been set for the next financial year of 1,75,000 crore rupees. It was 2,10,000 crore rupees for this financial year. We are way short of that. It's only in FY19 that the target was overachieved, if I may say, but for 2 financial years we haven't been able to achieve that target. Now a target has been set for the next financial year, which is slightly lower than the target for this fiscal. So why has a target lower than what was set for this fiscal has been set, and are you confident that we'll be able to achieve that target of 1,75,000 crore rupees in disinvestment receipts next fiscal? I think in general, if you really look at the numbers in the budget, both on the receipt side as well as on the expenditure side, we have been more careful on actually putting them onto the reality far more rigorously rather than aspirationally. So, I mean, it's not that we cannot exceed the target. I mean, there is a budget making process, and budget estimates are actually the estimates. But how true our estimates should be dependent on certain bottom-up exercise of what are the kind of transactions that going forward will be completed. Because the disinvestment transactions of the kind that we are talking now, which are privatization, strategic disinvestment, these are slightly different from the erstwhile transactions, which are more, you know, just liquidating a small this thing in the market, which is easier. You can do it in 2-3 days and things like that. But that, I think the scope of that particular thing to happen is now less and less, because we have done a fair amount of disinvestment over the last 5 years. Now it's like, you know, changing the management control, handing over the privatization, which is a long process, and it has to undergo a series of processes it has to pass through. So taking into account the transactions which have already which we could have completed had COVID not struck. So those are the advanced stages which we know that we would be completing in 21-22. So the target has been set accordingly, and we are hopeful of achieving it. And as far as the public sector enterprise policy is concerned, well, we'll come to that in just a bit, but I think you have to take a breather at this point in time, and there's a lot more up ahead that we'll be coming to you with and telling you about on the various aspects of the union budget. Stay tuned for that.
नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी सलाम हिंदुस्तान वी आर इंडिया Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD News and DD India. Your window to rising. स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2021-22 पर देश की सबसे बड़ी कवरेज और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास पैनल मौजूद है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, देश में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए और विदेशी निवेशकों को हम क्या संदेश दे रहे हैं इस बजट के जरिए, और क्या वाकई आपको लगता है कि निजी निवेश मैचअप कर पाएगा जो कि सरकार निवेश कर रही है उसके साथ? सबसे पहले तो आपने FDI की बात की, तो FDI में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है पिछले कुछ सालों में, और एक एरिया जो कि बार बार हमें कहा जाता था कि इस पर हमने कुछ नहीं किया है या कम किया है, वो था इंश्योरेंस सेक्टर। इस बार उस इंश्योरेंस सेक्टर में भी 49 से 74% कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि उसमें कुछ सेफगार्ड्स भी रखे गए हैं। पॉलिसी होल्डर्स का पैसा ताकि सेफ रहे उसका प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया गया है कि उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या 50% से ज़्यादा रहे, ताकि कंट्रोल चाहे फॉरेन होल्डर के पास रहे लेकिन उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रहें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, आपने कहा कि वेदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जो सवाल कर रहे थे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो पिछले वर्ष और इस वर्ष पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत थी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी थी और लोग आगे नहीं आ रहे थे। तो जैसे कि आपको शायद अभी बताया कि 4,12,000 करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने प्रावधान किया था। कोविड के बावजूद हम उसको क्रॉस करके लगभग 4,40,000 करोड़ पहुंचेंगे, और अगले वर्ष ये 5,54,000 करोड़ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ स्टेट्स के ज़रिए भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। CPSCs में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो अलग है। और ये जो रिफॉर्म्स की जो फुलझड़ी, अगर मैं इसको कहूँ, जो है, ये बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है प्राइवेट सेक्टर को आज के दिन में। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के
जो स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने मेरे से बात की है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस आने वाले समय में वो हमें कहेंगे कि आप थोड़ा विड्रॉ कीजिए, ताकि हम आना चाहते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगी, आपकी बात सही है, तब तक हम जो कंटिन्यूस ग्रोथ की अपेक्षा करते हैं वो हमारा शायद नहीं हो पाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों हम साथ लेके चलेंगे। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, पब्लिक इन्वेस्टमेंट रहेगी और उस पर जोर रहेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल हम ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे और कई सेक्टर्स में ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। डॉक्टर सोमनाथन, अगर मैं सब्सिडी की अगर हम बात करें तो आगे जाते हुए आपको सब्सिडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? हमने देखा पिछले साल फूड सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन अब आगे जाते हुए उसको फिर आप कैसे रैशनलाइज कर पाएंगे सर? Food subsidy rationalization is quite a complex subject, but what we have estimated for next year does not assume any rationalization. Okay. We have made a provision for the food subsidy fully to the extent that it is expected to be incurred. But the major change that we have done is actually a matter of transparency. Earlier, part of the food subsidy was being paid to the Food Corporation of India through the budget, and another part was being given through off-budget channels, namely through loans from the National Small Savings Fund. This year we have, as the Minister announced in her speech, we have moved away from that. First of all, in next year's budget estimates, the entire amount of estimated food subsidy has been provided. It's more than 2,50,000 crores, as against 1,22,000 this year. And in the current year, that is in the revised estimates of the current year, the total provision is more than 4.2 lakh crores, which reflects partly the initial provision, partly the additional provision due to the Pradhan Mantri Anna Yojana under the Atmanirbhar package, and it also partly reflects repayment of some of the old NSSF borrowings. So we have attempted to make the provisions for subsidies very transparent, and we've also, as you may have noted, earlier in this year we have completely provided for the fertilizer subsidy, including the arrears due in the current year. That was an additional provision of 65,000 crores. So basically we enter the next year with no arrears on any front, and therefore the provisions that are made are realistic. The challenge of rationalizing subsidies, that is both fertilizer, food, that is a big challenge, but it is not a matter that we have covered in the budget. And have you undertaken an exercise to rationalize the centrally sponsored schemes, and how much will that help in consolidating the outlays? Yes. See, we have identified that the number of centrally sponsored schemes currently is 131. And it is our intention during the current financial year to reduce them by approximately 1/3 in number. This will be done in two ways. First, by identifying schemes that are below a critical minimum size, and this has been the recommendation of the 15th Finance Commission as well, that we should set up a threshold, and schemes that are below that threshold should not continue, because centrally sponsored schemes are schemes that are shared with all 31 states, and if you divide money very thinly into 31 slices, then there is no impact. So there must be a minimum size below which it is not worth having a centrally sponsored scheme. So 1/3 will be done away with, you will be left with 2/3. Yes, but that does not mean that the budget will come down by 1/3, because we also have a demand for new schemes. The Atmanirbhar Bharat Swasth Yojana is in fact a new centrally sponsored scheme. So the consolidation is not intended so much to save money as to use that money more effectively on those schemes which continue to have relevance. So one is eliminating the smaller ones, and second is restructuring or eliminating the ones that have outlived their usefulness, because they may have been designed 20 years ago or 10 years ago when times were different. So it's a rationalization. It doesn't necessarily produce savings, but what it does is produce savings that can be transmitted from one scheme to another, which is more deserving of that support. Right, and there's much more that we need to discuss, but before that we have to take a breather, but lots more up ahead. Stay tuned.
नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती मूंग हिंदियानी सलाम हिंदुस्तान वी आर इंडिया Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Welcome back. You're watching the special edition of Newsnight on Union Budget 2021-2022. We continue to be joined by a very, very high-powered panel. We have secretaries of the Ministry of Finance and the Government of India joining us. Secretary Bajaj, I'll come to you now on the fiscal consolidation glide path. It's an entire new realm that we are looking at. We're looking at for the next financial year, we're looking at 6.8% of the GDP, which is the fiscal deficit. The target is to bring it down to around 4.5% of the GDP or under it by 2025-2026. Can you tell us about the kind of work that went into establishing the new framework? So one of the things was that we were having a deficit of a very high deficit of 9.5% this year, and when we looked at our numbers for the next year, we still found that we were at 6.8%, and we wanted to be very transparent in our figures, in our communication and to the markets, that this is how we will go about. And at the same time, we also wanted to make a commitment to the market that we are conscious of the fact that we want to consolidate, and in that context we have set ourselves a very realistic target of 4.5% of fiscal deficit in 25-26. In fact, we have said, the Finance Minister has said today that it will be lower than 4.5%, and I am sure we will be able to achieve that figure of lower 4.5%. And also, if you notice, a big change which has happened in the current year, which we would like to continue in the coming years, is the emphasis on capital expenditure. So if we want to borrow from the market and spend on capital, on infrastructure, I think the results will be there for us. The economy will grow, the multiplier effect will be there. And if you notice the fine prints in the budget, we have also mentioned that we will also nudge states to spend more on capital. We will also... Is that also a recommendation of the 15th Finance Commission? 15th Finance Commission, I'm not sure, did say that. It didn't say that. But what we said was that once we are going from 3% to 4% for them in the next year, we will nudge them to spend part of that expenditure money onto the capital expenditure. So I think the whole idea is that monetization is another thing, and already our colleagues in NITI have started working on monetization, and you will see even the money that will come up from monetization will actually go into infrastructure, creation of more infrastructure assets. So I think
while we have given a glide path, it's, some people may call it that it's a longer glide path, but at the same time we have been conscious of the fact that the money that we raise from the market we spend properly, and also we achieve the fiscal consolidation, which is a must. Did you consider a range for the fiscal consolidation when you were discussing what you should really do as far as fiscal consolidation roadmap is concerned? Because there were views from various quarters that instead of a specific target that constrains funding, the government could look at a range as well. Okay, let me tell you that the Finance Commission reports are actually out in the open, but Yes. people would read it and tell us. Actually, they have recommended a range. They have not said, in fact, they have said if you do very well, then this is what your fiscal deficit glide path should be, and if you don't do too well, this is what it should be. The Finance Minister has made an important announcement because we were supposed to achieve 3% by 31st March of 2021, which we are not going to achieve. So we will come back to the Parliament through an amendment to the FRBM Act, and when we come back to the Parliament with the new FRBM Act, I'm sure this issue which you have raised with us is actually part of us, and we will actually communicate through that legislation whether we'll go for a fixed target or we'll go for a range target. Great. डॉक्टर स्वामीनाथन, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पे देखूं तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें कहा गया है कि 39% सेंट्रल की तरफ से, 39% स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी का 22% प्राइवेट सेक्टर से आएगा. तो बजट क्या हमें ये बताता है कि वी आर ऑन कोर्स टू एक्चुअली स्पेंड व्हाट द सेंटर हैज कमिटेड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सर? Yes, definitely, because the central commitment is over a period of years. Yes. And with this dramatic increase in the capital spending by the government, as well as the fact that the government has taken a number of steps which you have earlier spoken about on monetization of assets, creation of investment vehicles, and the creation of a development finance institution, yes, which will leverage much more than the 20,000 crores that is being provided as initial capital. So yes, we are, I think, well on course to fulfilling the centre's obligations to the national infrastructure pipeline, and I think the measures that have been taken will also help fulfill the private sector share of it. And we've already spoken about incentivizing states. So actually it's a comprehensive package of steps where we hope to fund this pipeline, and as the minister has said, it is a specific target. She has said that we are committed to completing this national infrastructure pipeline. सर Yes. फाइनली अगर ये टैक्स पॉलिसीज़ की हम बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये बजट क्या कुछ कहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को? क्या वाकई स्टेबिलिटी जो वो चाहते हैं वो हम देने जा रहे हैं, जो सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं टैक्स पॉलिसीज़ में वो एक्चुअली ऑफर करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि आपको याद होगा कि पिछले बजट में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आए, इसको प्रमोट करने के लिए हमने सॉवरेन फंड्स और पेंशन फंड्स, उनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको हमने 100% एग्जेम्पशन दिया. तो उसके तहत एक सॉवरेन फंड हमारे यहाँ आए भी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया. लेकिन जब हम लोगों ने कुछ और सॉवरेन फंड और पेंशन फंड से जब हमने बात की तो उनकी कुछ अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ थी. कुछ कंडीशंस ऐसे थे कि जिसके कारण उन्हें कुछ कठिनाई हो रही थी. उन सब कठिनाइयों को काफ़ी ध्यान से स्टडी करने के बाद उन सबको हमने दूर करने की कोशिश की इस बजट में. जैसे कि उनका अगर एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका था कि अगर SPV के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ उनके नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट हो सकते थे, तो अब वो कैसे कर पाएंगे. या उनका कुछ अगर दूसरे जगह कुछ कमर्शियल एक्टिविटी है उसमें भी उन्हें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए था, तो वो सब देने के बाद अब सोवरेन फंड के लिए और पेंशन फंड के लिए वो भी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. इसके अलावा अगर आप देखें कि एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि अब हम चाह रहे हैं कि गिफ्ट सिटी जो IFSC में जो बनाया है वहाँ पर भी काफ़ी उसके जरिए भारत में भी इन्वेस्टमेंट हो और उसके जरिए विदेशों में भी इन्वेस्टमेंट हो. उसके लिए भी कई तरह के टैक्स एग्जेम्पशन इस बार हमने दिए हैं. तो इन सब को देखते हुए एक कंड्यूसिव एक पॉलिसी की तरफ हम जा रहे हैं, जिससे कि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, मतलब कि भारत के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो उसको भी बल मिले और बाहर से भी जो इन्वेस्टमेंट आए वो भी इंडिया में मिले. एक और चीज़ आप देखेंगे कि पिछले साल जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट जब हमने कम किया था 22%
और न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15%। अगर ये देखा जाए तो दुनिया में सबसे ऑलमोस्ट एक न्यूनतम नहीं हिस्टोरिक भी है और एक न्यूनतम है। इससे कम टैक्स रेट सिर्फ किसी टैक्स हेवन में ही होगा, किसी एक बड़ी इकोनॉमी में 15% से कम का टैक्स रेट मिलता नहीं। तो ये सब का अगर देखें तो इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि वंस इन अ सेंचुरी एक तरह से पैंडेमिक से हम निकले हैं और एक तरह का एक रिफॉर्मिस्ट बजट हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे मानदंडों पर ये जो बजट है वो खरा उतरता है। अजय भूषण पांडे जी बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी दीपम आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सोमनाथन बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तरुण मुजा जी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अभी भी जो कवरेज है बजट पर वो लगातार जारी है और एक स्पेशल गेस्ट ब्रेक के उस पार। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ होंगे और उनसे हम बात करेंगे बजट की बड़ी बातों पर। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और हम चर्चा कर रहे हैं आज बजट 2021-22 की।